जी ये डिस्टूडेंट्स कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू जीएस एकेडमी। मैं खुद शहजाद, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। डिस्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आपसे चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स और इस एक्सरसाइज के अंदर मौजूद तमाम एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ कि पहला एमसीक्यू जो है वो क्या पूछा जा रहा है। अ बेस इज अ सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइजेज एन एसिड। एक बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। विच ऑफ द सब्सटेंसेज इज नॉट अ बेस। इसमें से कौन सा सब्सटेंस जो है वो बेस नहीं है। तो स्टूडेंट्स पहला सब्सटेंस है एक्वस अमोनिया, फिर है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें से कौन सा सब्सटेंस ऐसा है जो बेस के तौर पे एक्ट नहीं करेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें से एक्वस अमोनिया जो है ये बेसिक सब्सटेंस है, याद रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट जो है बेसिक सब्सटेंस है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये भी एक बेसिक सब्सटेंस है। सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। बेस भी सॉल्ट ही होते हैं सारे के सारे। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये बस सॉल्ट नहीं है, ये मॉलिक्यूल है। लेकिन वी जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि इसमें से बेसिक सब्सटेंस कौन सा नहीं है। तो सोडियम क्लोराइड जो है वो बेसिक सब्सटेंस नहीं है, बाकी सब बेसिक सब्सटेंस होते हैं। ये बड़ी क्लासों में हम सीखेंगे कि ये बेसिक सब्सटेंस कैसे हैं, लेकिन ये होते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड तो आप एसिड में डाल दें उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, अमोनिया भी न्यूट्रलाइज कर देगा और सोडियम कार्बोनेट भी न्यूट्रलाइज कर देगा। ये एक छोटा सा हिंट है कि जब आप उसको एसिड में डालेंगे तो ये न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन जब नमक डालेंगे आप तेज़ाब के अंदर तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो सोडियम क्लोराइड है वो एक बेसिक सब्सटेंस नहीं है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट हैव फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। लिविस एसिड बेस सब्सटेंस के जो हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं, देखते हैं कौन से हैं। एक करेक्टर लिविस एसिड बेस का नहीं है। याद रखिएगा जो लिविस एज अ साइंसदान इसने एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अलावा आयनिक बॉन्डिंग भी समझाई है, इसके अलावा कोवलेंट बॉन्डिंग भी समझाई है। सो ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। 1923 में इसने ये पेपर्स जो हैं पब्लिश किए थे। बहरहाल इसमें से हमने देखना है कि लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो है उसमें कौन सा करेक्टर जो है लिविस एसिड बेस का नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट, तो याद रखिएगा कि जो लिविस एसिड बेस जब आप उसमें रिएक्ट करते हैं तो एडक्ट जो है वो बनाते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, नो डाउट जब लिविस एसिड बेस आपस में मिलते हैं तो दे शो सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी बनता है। मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं। ये लिविस बेस है, सॉरी ये लिविस एसिड है, ये लिविस बेस है और ये आपस में एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, एक इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है और ये एडक्ट बन गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है जब एक कह लें कि मॉलिक्यूल अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर कर रहा है, या एक मॉलिक्यूल का जो एटम है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे मॉलिक्यूल के एक एटम से शेयर कर रहा है। तो a bonded atom is being provided by a single atom only, so this is the atom, so इसको आप coordinate covalent bond भी कहते हैं। so these are the two examples। ये एडक्ट है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये अमोनियम बन गया है एंड दिस इज़ बेसिकली कह लें कि आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड और एडक्ट की एक और एग्जांपल है। इसमें यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो एज एन एसिड काम कर रहा है, जबकि अमोनिया, यहाँ पर भी अमोनिया है, यहाँ पर भी अमोनिया है, ये एज अ बेस काम कर रहा है। सो इट्स मीन डोनर, ये एक्सेप्टर है, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है और ये जो प्रोडक्ट बन रही है एडक्ट बन रही है। तो लिविस एसिड बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। लिविस एसिड बेस का नज़रिया जो है उसमें दूसरा पॉइंट भी वैलिड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है कि डोनेशन ऑफ एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये बात सच है। डोनेशन एक्सेप्शन ऑफ प्रोटॉन, तो ये बात गलत हो गई, ठीक है। तो प्रोटॉन में जो है कोई डोनेशन एक्सेप्शन नहीं, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। सो देयर इज़ नो डोनेशन एंड एक्सेप्शन ऑफ प्रोटॉन। So D is a very wrong answer for the Lewis acid base concept, right? So let's move toward the next MCQ, third MCQ। So थर्ड MCQ में किया जा रहा है सवाल कि एसिडिक एसिड, एक एसिटिक एसिड जो है एसिटिक एसिड, सो ये क्या करता है। सो नो डाउट ये फ्लेवर देता है फूड को, मेकिंग एक्सप्लोजिव, ये मैंने पढ़ा नहीं है। एचिंग डिज़ाइन, ये भी नहीं मैंने पढ़ा। क्लीनिंग मेटल्स, क्या काम करता है। फ्लेवरिंग ऑफ फूड का काम ज़्यादातर होता है, सिरका कहते हैं स्टूडेंट्स इसको हम। तो ये सिरका जो है बनाने के काम आता है। सो आई वुड से दैट कि ये फ्लेवरिंग करता है, ठीक है। इट्स नॉट मेकिंग फॉर एक्सप्लोजिव, कोई धमाका खेज मादे या कोई ग्लास पे इचिंग। इचिंग किससे होती है ये आप कमेंट करके बताएं, कौन सा तेज़ाब इचिंग का काम देता है। इस आपके चैप्टर में है क्लीनिंग मेटल्स के लिए कौन सा तेज़ाब ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा, एसिड अच्छा रहेगा। चलते हैं चौथे एमसीक्यू की तरफ। अ सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ, सॉल्ट किस चीज़ का नहीं बना हुआ होता है।
तो स्टूडेंट सॉल्ट्स के बारे में इन्होंने लिखा कि जो सॉल्ट्स होते हैं वो पॉजिटिव आयंस केटाइंस और नेगेटिव आयन एनायंस के बने होते हैं, ठीक है। और जो केटायन होता है वो मेटालिक आयन होता है, वो बेस से आता है, और जो एनायन होता है वो बेसिकली एसिड से आता है। तो एक सॉल्ट में एसिडिक रेडिकल होता है, एक सॉल्ट में बेसिक रेडिकल होता है। यानी अगर आप लेट्स से दैट इस सॉल्ट की बात कर लेते हैं सोडियम क्लोराइड, तो ये बेसिक रेडिकल है, और ये वाला जो डेफिनेटली ये Cl जो है वो एसिड से आया है, और सोडियम जो है वो किसी बेस से आया होगा। जैसे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड एक बेस है, तो सोडियम जो है वो बेस से आया होगा, और ये सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर सॉल्ट बन गया सोडियम क्लोराइड। तो ये बेसिक रेडिकल हो गया, ये एसिडिक रेडिकल हो गया। तो लेट्स चेक इट आउट। सॉल्ट में केटाइन तो होते हैं, मेटालिक केटाइंस ही होते हैं। सो सोडियम क्लोराइड की अगर एग्जांपल लेंगे तो ये मेटालिक केटाइन है, मेटालिक केटाइन। और नॉन मेटालिक एनायन होते हैं, नो डाउट इस क्लोरीन जो है वो नॉन मेटालिक एनायन है। और एनायन इज़ अ बेस, एनायन जो है वो ओके एंड एनायन इज़ एन एसिड। जो ये एनायन है ये बेसिकली एसिडिक रेडिकल होता है। सो ये बात तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये बात कुछ गड़बड़ हो गई है। सो अ सॉल्ट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ एनायन ऑफ अ बेस, ये तो एनायन ऑफ अ बेस। सो बेस हमारे पास है बेसिकली ये तो ये कैटायन ऑफ अ बेस है, ये एनायन ऑफ अ बेस है। तो एनायन ऑफ अ बेस से कभी भी सॉल्ट नहीं बनता। सो सी इज़ अ वेरी रॉन्ग आंसर, राइट। सो सी इसका हमारे पास सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि इफ़ अ लिक्विड हैज़ अ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट, अगर एक लिक्विड है उसका pH 7 है तो क्या होना चाहिए। बी अ कलरलेस और ऑर्डरलेस लिक्विड, उसको कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड होना चाहिए। ये शर्त कुछ अच्छी शर्त नहीं है। फ्रीज 0 डिग्री एंड बॉयल्स 100 डिग्री, ये भी अच्छी शर्त नहीं है। बी न्यूट्रल, ये ज़बरदस्त है, क्योंकि लिक्विड को जो है अगर उसका pH 7 है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसमें हाइड्रोजन आइंस एंड हाइड्रोक्सी आइंस, ये दोनों जो हैं वो क्या होंगे, बराबर होंगे, इक्वल होंगे। तो जब ये दोनों आइंस किसी भी लिक्विड में, लेट्स से दैट वी हैव अ लिक्विड, और उनमें जब ये दोनों आइंस जो हैं वो बराबर होते हैं तो वी यूज टू से इट कि भाई वो तो न्यूट्रल है, ना तो उसमें कोई एसिडिक करैक्टर है ना तो उसमें कोई बेसिक करैक्टर है। तो इसलिए मैं न्यूट्रल की तरफ ही जाऊंगा। सो सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वाटर, और 7 pH पे पानी होता है डेफिनेटली, लेकिन ये कितना एसेंशियल पॉइंट नहीं है। सो ये सबसे एसेंशियल पॉइंट है कि न्यूट्रल होगा। जब किसी लिक्विड का pH 7 होगा तो वो न्यूट्रल होगा, दैट इज़ अ मस्ट थिंग, राइट। सो चलते हैं छठे सवाल की तरफ। स्टूडेंट छठा सवाल किया जा रहा है कि सॉल्ट हमेशा होता है, सॉल्ट में हमेशा आयंस होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आयनिक कंपाउंड होता है सॉल्ट, इसमें ये भी आयन है, ये भी आयन है, कोई भी सॉल्ट ले लें आप। कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ओके फाइन। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ये देखें इसमें भी जो है आपको कॉपर सल्फेट नज़र आ रहा है, साथ में पानी, क्रिस्टल्स जो होते हैं ना, क्रिस्टल्स में पानी फंसा हुआ होता है। लेट्स से दैट उनका क्रिस्टल का कोई ना कोई स्ट्रक्चर है, उसके अंदर पानी एडेड होता है, लेकिन वो फिक्स होता है। पानी की जो ये वैल्यू है ये फिक्स होती है। आपकी किताब में बहुत से सॉल्ट्स की एग्जाम्पल दी गई जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक है पूरा, तो उसमें कौन कौन से सॉल्ट थे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सो ये पेज है स्टूडेंट्स, इसमें आपको नज़र आ रहा है मोहर्स सॉल्ट है, उसमें 6 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, दैट इज़ ferric sulfate, ammonium sulfate with 6 water molecules. Phadkadi, whatever you say that. Potassium alum, potash alum, और पोटैश एलम भी कहते हैं इसे। तो पोटाशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें 24 पानी के मॉलिक्यूल्स फंसे हुए होते हैं। फेरिक एलम, इसमें भी 24 होते हैं। सो दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मैं आपसे शेयर। एक मैंने आपको सिलेबस ही बताई है, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, और कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट भी एक एग्जाम्पल है। तो इस सवाल थे कि सॉल्ट में क्या होता है, कंटेन्स वाटर क्रिस्टलाइजेशन ऑलवेज, ये ज़रूरी नहीं होता, कभी होता है सॉल्ट पानी सॉल्ट्स के साथ। सोडियम क्लोराइड में आप कभी भी .2H2O 10H2 नहीं लिखते हैं, मतलब, तो ये ज़रूरी नहीं है। कंटेन आयंस, ये हमेशा ज़रूरी बात है वैसे, क्योंकि सॉल्ट हमेशा आयंस रखेगा, सॉल्ट वही होगा जो आयंस रखेगा। डिजॉल्व इन वाटर, ये भी ज़रूरी नहीं है, कभी पानी में हल हो जाता है, कभी पानी में नहीं हल होता है। फॉर्म्स क्रिस्टल्स विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि क्रिस्टल्स हों और हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हों। तो सबसे सूटेबल आंसर इसका जो है वो मैं ए की तरफ जाऊंगा। सो ए इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो चलते हैं 7वें सवाल की तरफ।
डाइल्यूट एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें पानी की मिकदार मतलब सॉल्वेंट की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। सो 5 एसिड्स के नाम अभी कमेंट करके बताएं आप, अगर आपके दिमाग में हैं, अगर नहीं है तो फिर ख़तरे की टल्ली वाली बात है, ख़तरे की टल्ली बज रही है। सो डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स क्या होते हैं? ये कार्बोनेट्स होते हैं CO3-2 टू प्रोड्यूस द गिवन प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट, के बनाएं ये प्रोडक्ट्स और एक्सेप्ट कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो ये नहीं बनाएंगे। सो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हाइड्रोजन। डाइल्यूट एसिड्स जो हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कर रही हैं और एक चीज़ वो नहीं बनाएंगे। ओके, सो करते हैं, ज़रा चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ आपने रिएक्शंस पढ़े थे कि रिएक्शन विद कार्बोनेट्स ऑफ एसिड्स, जिसमें आप देख सकते हैं जो डाइल्यूट HCl है वो कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है, वो सॉल्ट बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, वाटर बना रहा है। फिर बाइकार्बोनेट्स के साथ भी आपने रिएक्शन किया था, डाइल्यूट एक्वस का मतलब डाइल्यूट ही होता है। तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन हुआ था तो सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बन रहा है, हाइड्रोजन नहीं बन रही यहाँ पे, देयर इज़ नो हाइड्रोजन प्रोडक्शन ओवर हियर। सो सॉल्ट बन रहा है, पानी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, सॉल्ट, हाइड्रोजन नहीं बन रही, हाइड्रोजन गैस नहीं बनती, याद रखिएगा। सो डी इज़ अ वेरी रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो डी एक गलत चीज़ लिखी हुई है, तो यही इसका आंसर है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द 8th वन। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। अगर आप इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना रहे हैं, ठीक है, विच वन ऑफ द फैक्ट इज़ इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा फैक्ट जो है वो गलत होगा। आप इनसॉल्युबल सॉल्ट बना रही हैं, एक बात इसमें गलत लिखी हुई है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स ये था टॉपिक जो आपने पढ़ा, प्रिपरेशन, जनरल मैथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, और अभी हम चलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की तरफ। तो ये है हमारे पास टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। आप देख सकते हो सिल्वर नाइट्रेट को अगर नमक के साथ मिला दें तो सिल्वर क्लोराइड बनता है, पानी में हल नहीं होता है, सोडियम नाइट्रेट पानी में हल हो जाता है। सो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया। सोडियम कार्बोनेट को कैल्शियम सल्फेट से अगर रिएक्ट करवा दें तो कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, ये भी एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, पानी में हल नहीं होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे सवाल को ज़रा चेक कर लेते हैं। सवाल ये किया जा रहा है कि प्रिपरेशन करनी इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की, विच फैक्ट इज़ इनकरेक्ट। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर मिक्स्ड। ओके, सो सिल्वर नाइट्रेट और आपको नज़र आ रहा है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड दोनों सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, पानी में एक्वस लिखा हुआ है ना, दोनों पानी में हल हो जाते हैं, तो दोनों को मिक्स किया जाता है। तो ये पहली बात तो इनकी सच है, सो ये फैक्ट तो गलत नहीं है। 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, ये बोंगी मार दी इन्होंने, क्योंकि देखो यहाँ पर एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है और एक सॉल्युबल बन रहा है। एक इनसॉल्युबल बन रहा है, ये इनसॉल्युबल हुआ ना, एस का मतलब सॉलिड है, मतलब ये पानी में हल नहीं होता, तो इनसॉल्युबल हुआ ना, ये इनसॉल्युबल यानी पानी में हल नहीं होगा। सिल्वर क्लोराइड और कॉपर कार्बोनेट पानी में हल नहीं होते हैं। सो गलत फैक्ट तो हमें मिल गया, लेकिन अगले लेवल्स को भी चेक कर लेते हैं। वन ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल, ये बात तो सच है, अभी एक इनसॉल्युबल हमने प्रोड्यूस किया है। बोथ ऑफ द सॉल्ट प्रोड्यूस इनसॉल्युबल, ये बात फिर गलत हो गई है। 2 soluble salts are produced, both of the salts produced are insoluble। 2 soluble तो पैदा नहीं होते हैं, both of the salts produced are insoluble, दोनों salts जो हैं वो insoluble हों, ये भी बात सही नहीं है। अब स्टूडेंट्स दो बातें तो गलत मालूम कर ली हैं कि both of the salts produced are insoluble, 2 soluble salts are produced, दो soluble salt भी produce नहीं होते और both salts जो हैं वो insoluble भी नहीं होते। तो अब फैक्ट इसमें से जो इनकरेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू डाटा हमने निकालना है, तो दोनों ही फैक्ट्स जो हैं वो गलत नज़र आ रहे हैं। सो मैं किसी एक के साथ तो नहीं जाऊंगा, बिकॉज इस MCQ के अंदर ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं। सो बी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट एंड डी इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर आपके पास बहुत सॉलिड फैक्ट है किसी एक आंसर को लेकर चलने में तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। बहरहाल मैं इस MCQ को एक गलत MCQ करार दूंगा। सो दोनों ही जवाब गलत हैं, राइट। आप बहस कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा है, आप मुझसे बात कर सकते हैं इसके ऊपर, मैं आपको इंशाल्लाह तसल्लियाँ देने की पूरी कोशिश करूँगा। दिस माई नंबर, सो व्हाट्सएप नंबर। सो आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आर रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूस, इसका आंसर ये दोनों है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसके दोनों आंसर हैं। आप जिसमें मर्जी टिक लगा दें, अपने टीचर्स के साथ आप थोड़ी बहस कर सकते हैं। अगर आपका वो ये कह दें कि ये आंसर गलत है तो आप कहें सर ये भी तो गलत है ना। अगर आप ये गलत कर दें तो आप कहें कि ये भी गलत है, भाई दोनों ही लगा दें आप, या उसको एग्जामिनर को कहें कि भी MCQ ना दें। एंड आई रियली विश के बोर्ड में आपको ये MCQ नहीं आएगा। वैसे आज तक मैंने देखा नहीं है कि आया हो, लेकिन आई रियली होप कि आगे भी नहीं आएगा, क्योंकि है ही गलत ही है। आ रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर। स्टूडेंट्स एसिड और बेस, जैसे लेट्स से दैट
वी हैव अ बेस एंड वी हैव अ एसिड, इन दोनों को रिएक्ट किया तो वी हैव सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, तो सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। तो सॉल्ट एंड वाटर इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सॉल्ट एंड एसिड नहीं बनते, सॉल्ट गैस नहीं बनती, सॉल्ट बेस नहीं बनती। ओके, सो देयर इज अ फिंगी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड द लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कॉन्सेप्ट। इसमें थोड़ा सा आपका दिमाग थोड़ा ठहरा हुआ होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को लेकर, और ये है द कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस का कॉन्सेप्ट। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम आ रही है, उसको भी हल करते हैं। सो द कॉन्जुगेट एसिड आपको नज़र आ रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड। तो ये है कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड एक स्पीशी है फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। अगर एक बेस है, उसने अगर कुछ ले लिया है प्रोटॉन वगैरह, यानी H+ की बात हो रही है, तो वो बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड। जैसे लेट्स से दैट आपके पास है ये बेस है और इसने प्रोटॉन ले लिया, डेफिनेटली एसिड से लेना है, तो ये इसने प्रोटॉन ले लिया और ये बन गया, तो कॉन्जुगेट एसिड बन गया। कॉन्जुगेट एसिड बन गया बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। इसके पास प्रोटॉन लेने की सलाहियत थी, इसने प्रोटॉन लिया और ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। और डेफिनेटली जो एसिड है कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस है। कॉन्जुगेट बेस एक स्पीशी है विच इज़ फॉर्म बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एसिड। ये एसिड था, इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, ये रह गया, तो एक कॉन्जुगेट बेस बन गया। इस प्रॉब्लम में ये पूछा रहा है कॉन्जुगेट एसिड which is HPO4-2S क्या होता है। सो कॉन्जुगेट इसका एसिड क्या होगा। कॉन्जुगेट एसिड आपको मैंने अभी बताया कि एक ऐसी स्पीशी है जो बनती है एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। तो यानी कि कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये एक ही प्रोटॉन तो -1 हो जाएगा। सो सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई तेज़ाब है जो इसको दे रहा है। ये बेस है इस वक्त, राइट, इट्स अ बेस, इट्स अ कॉन्जुगेट एसिड बनेगा, ये कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो है वो बन गया है। सो बेस ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है और कॉन्जुगेट एसिड बना। सो दिस इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। व्हाट इज़ द pOH ऑफ 0.02 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स हमने pOH निकालना है बेसिकली, ऑफ बेस का ही निकालना है। सो इट्स नॉट अ टफ टास्क। pOH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस, राइट। सो pOH निकालना चाह रहे हैं हम, और नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सी आयंस को हम देखेंगे अब। तो वी हैव दिस वैल्यू, इसको आप कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा, इधर आप डॉट लगाओगे, दैट विल बी समथिंग लाइक 2.0 इंटू 10⁻²। तो नेगेटिव लॉग आपके पास इसकी कंसनट्रेशन है, आपने इसको बेस 10 से लिख लिया है। सो 2 इंटू 10⁻², ठीक है। और डेफिनेटली आप अब जो है इसको सॉर्ट आउट करोगे तो नेगेटिव लॉग 2 मल्टीप्लाई को आप प्लस कर दोगे, नेगेटिव लॉग 10⁻², नेगेटिव लॉग 2 प्लस अब नेगेटिव लॉग 10। अब ये क्या होगा कि ये जो पावर है ये बैक साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दैट विल बी 2 log 10, राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट क्या सॉल्व करोगे इसको, नेगेटिव लॉग 2 अगेन प्लस लॉग 10 जो है वो 1 के बराबर होता है। सो नेगेटिव लॉग 2 प्लस 2 हो जाएगा। अब नेगेटिव लॉग 2 जो है उसको आपने ज़रा कैलकुलेटर से सॉर्ट आउट कर लेना है। तो लेट्स जस्ट सॉर्ट आउट विद दिस कैलकुलेटर। सो देयर वी हैव कैलकुलेटर, और इसमें हम लिखेंगे -log 2, और इसका आंसर देखेंगे, दैट इज -0.301। सो -0.301 प्लस 2, अब +2 कर देंगे इसके साथ, तो वी गॉट 1.69, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 1.7। तो हमारे पास स्टूडेंट्स pOH आ गया है, दैट इज समथिंग लाइक 1.7। सो लेट्स फाइंड आउट द आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास 1.698 आ रहा है, 1.7 मैंने किया उसको, तो दैट इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट अ एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक वो होती है कि जो एसिडिक के तौर पे भी बिहेव करती है और बेसिक के तौर पे भी बिहेव करती है। तो पानी एम्फोटेरिक है,
अमोनिया जो है एम्फोटेरिक नहीं है क्योंकि ये हाइड्रोजन आयंस एक्सेप्ट करती है, दे ही नहीं सकती है। वो आप कहेंगे इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन बहरहाल ये दे ही नहीं सकती है बिकॉज इट्स नॉट अ स्पीशी जो दे सकती है। हमने जब इसको चेक किया, जब हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया। जब हमने इसको बेस के साथ डाला, किसी दूसरी बेस ने प्रोटॉन नहीं दिया, तो एज अ प्योर बेस काम करती है ये। सो यही आंसर है इसका फिलहाल, बी इज़ द राइट आंसर। कार्बोनेट जो है जब प्रोटॉन ले लेता है तो दैट बिकम्स H2CO3 कार्बोनिक एसिड बन जाता है, और प्रोटॉन देने के बाद CO3 नेगेटिव कार्बोनेट आयन बन जाता है, तो ये एम्फोटेरिक है। और सल्फेट भी एम्फोटेरिक नहीं है बिकॉज ओके स्टूडेंट्स, लेट मी टेक माई वर्ड्स बैक। एक छोटा सा मिसकॉन्सेप्ट था मेरे माइंड में, वो मैंने क्लियर कर लिया है। दैट इज़ NH2 में अमाइनो में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये हाइड्रोजन आयन देती है, ठीक है। ज्यूट्रान वगैरह बनते हैं, मैंने अभी चेक किया। तो बी इज़ नॉट द राइट आंसर फॉर सल्फेट इज़ द राइट आंसर बिकॉज ये प्रोटॉन ले तो सकता है लेकिन दे नहीं सकता, कि है ही नहीं ना इसके पास। सो एम्फोटेरिक नहीं है वो, सल्फेट एम्फोटेरिक नहीं है। सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखो अमोनिया एक्सेप्ट करके ना हाइड्रोजन, दैट बिकम्स अमोनियम, राइट, अमोनियम बन जाता है, और प्रोटॉन देकर ये अमाइनो बन जाता है, अमाइनो में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके पास कुछ इस तरह की अनस्टेबिलिटी किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तो इसलिए सल्फेट को, जो कि वेरी सूटेबल आंसर है फॉर दिस क्वेश्चन, इसी को हम आंसर से ही कंसिडर करेंगे। उसके बाद 13th क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ लिविस एसिड बेस। अभी हमने शुरू में बात की थी, कॉल्ड एडक्ट कहते हैं। द बॉन्ड बिटवीन द एडक्ट स्पीशी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है इसके दरमियान। सो डी इज़ अ वेरी राइट आंसर। याद रखिए कोवलेंट तो होता है लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट होता है, आयनिक नहीं होता, मेटालिक नहीं होता। ये सारे वैसे बॉन्ड लिविस ने एक्सप्लेन किए थे, मेटालिक तो लॉरेंट ड्रूड ने किया था। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या चीज़ के लिए पानी होता है क्रिस्टल्स के अंदर? तो उसकी शेप बनाने के लिए। किसी भी क्रिस्टल को एक प्रॉपर उसकी शेप मिलती है, उसकी शेप का एक नाम होता है। तो शेप्स क्रिस्टल्स की बनाने के लिए आप याद रखो, हम हमेशा यूज़ करते हैं पानी को, प्रॉपर शेप बन जाती है किसी भी क्रिस्टल की। तो बाकी जो पॉइंट्स हैं वो सब गलत लिखे हुए हैं। उसके बाद 15वां सवाल की तरफ जल्दी से चलते हैं। इफ़ यू वांट टू ड्राई अ गैस विच वन फॉलोइंग इज गोइंग टू बी देयर विद यू, तो ड्राई गैसेस के लिए कौन सा सॉल्ट ज़्यादा यूज़ होता है? तो उसके पीछे हम देख लेते हैं। यूजेस ऑफ सॉल्ट्स में हमने ये टॉपिक को देखना है, ये आपके चैप्टर का आखिरी टॉपिक है वैसे। कैल्शियम क्लोराइड को जो है वो आप यूज़ करते हैं ड्राइंग एजेंट के तौर पे। उसके अलावा ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस कैल्शियम ऑक्साइड भी है, तो ये ज़्यादा सूटेबल लग रहा है मुझे, ठीक है। सो कैल्शियम ऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। सो सोडियम क्लोराइड, सोडियम सिलिकेट, ये तो है नहीं है। कैल्शियम क्लोराइड और इसमें था डाउट, तो लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड के बाद में वहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस है। बहरहाल ड्राइंग एजेंट तो कैल्शियम क्लोराइड भी है, लेकिन फॉर गैसेस नहीं लिखा, केमिकल री एजेंट्स लिखा हुआ है। सो यहाँ पर हम कैल्शियम का ऑक्साइड, क्विक लाइम भी कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, क्विक लाइम। तो वोकैबुलरी काफ़ी बनाता हूँ आपकी मैं अपनी वीडियोस के अंदर, तो आप मेरे साथ रहो, इंशाल्लाह मैक्सिमम हेल्प करेंगे आपकी स्टूडेंट्स की। GS एकेडमी को भी सब्सक्राइब कर लो, आई होप आपने कर लिया होगा। सो फेरिक हाइड्रोक्साइड एक और सॉल्ट है हमारे पास, इस प्रिसिपिटेटेड यानी ज़र्रात बन जाते हैं इसके जब आप करते हो रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का फेरिक क्लोराइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन फेरिक क्लोराइड से करते हो तो फेरिक हाइड्रोक्साइड के कुछ PPTs यानी ज़र्रात नीचे बैठना शुरू हो जाते हैं, और साथ नमक एक और बनता है सोडियम क्लोराइड। अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का कलर क्या होता है? तो यहाँ पे तो स्टूडेंट्स सारा डाटा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने कैल्शियम सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन में कॉपर हाइड्रोक्साइड PPT, ब्लू PPT, जिंक हाइड्रोक्साइड वाइट PPT, फेरिक हाइड्रोक्साइड ब्राउन PPT, लेड हाइड्रोक्साइड वाइट PPT, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाइट PPT, फेरिक डाईहाइड्रोक्साइड है ये, तो दैट इज डर्टी ग्रीन। सो ब्राउन PPT इज गोइंग टू बी द वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ब्राउन के ऊपर आप टिक लगाएंगे, राइट। सो दैट इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। लॉरी ब्रॉन्स्टेड के कॉन्सेप्ट को इन्होंने दोबारा यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पर बात की है कॉन्जुगेट बेस बतानी है आपने एसिड की। मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स कॉन्जुगेट बेस क्या होती है? कॉन्जुगेट बेस एक ऐसी स्पीशी होती है, कॉन्जुगेट बेस है ये, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस ये एक ऐसी स्पीशी है जो डोनेशन बाय प्रोटॉन ऑफ एन एसिड बनती है, यानी एसिड जब प्रोटॉन दे देता है। यहाँ पे तो बातें टोटली क्लियर लिखी हुई हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है और उसने दे दिया है कॉन्जुगेट बेस बना लिया। डेफिनेटली उसने जो है अब अपना प्रोटॉन निकाल दिया होगा ना, इसने अपना प्रोटॉन निकाल दिया होगा, तो HSO4 रह गया होगा पीछे, -1 प्लस प्रोटॉन निकल गया उसमें से। सो दैट इज कॉन्जुगेट बेस।
तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। सी नहीं बनेगा क्योंकि SO3 लिखा हुआ है, सो आई एम वेरी रॉन्ग विद दिस। सो मैं डी को सही कहूँगा, HSO4 -1, HSO4 -1 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं हम 18वें क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस बेस? लेविस बेस कौन सी है? बेस स्टूडेंट्स, लेविस एसिड क्या होता है? वो हमेशा प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करता है, सॉरी लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। तो ये भी डेफिशिएंट है, ये भी डेफिशिएंट है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट करेंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका सवाल भी आ जाता है, वाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इज डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एंड वाई इट इज अ लेविस एसिड। तो ये सवाल काफ़ी दफ़ा बोर्ड में आया। और ये भी लेविस एसिड है क्योंकि इसने भी लोन पेयर एक्सेप्ट कर लेना होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेना होता है। ये है वो मॉलिक्यूल जो कि लेविस बेस के तौर पे काम करता है, क्योंकि इसने हमेशा, इसके बाद लोन पेयर होता है, इसने ये डोनर होता है, इसने लोन पेयर देना होता है। सो ए इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू द लेविस कॉन्सेप्ट, तो लेविस कॉन्सेप्ट भी हैवी कॉन्सेप्ट है, बार बार सवाल किए जा रहे हैं इससे रिलेटेड। एसिड इज सब्सटेंस विच कैन, एसिड क्या कर सकता है? टोल्ड यू दैट ये एसिड है, ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो डी इज अ वेरी राइट आंसर। बाकी सब बातें गलत लिखी हुई हैं। अब आता है आखिर में एक न्यूमेरिकल रिलेटेड द पीएच, और हम उसको अब हल करने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन है कि अगर आपके पास आयनाइजेशन कांस्टेंट है KW विच इज़ H+ के बराबर है, उसकी वैल्यू ये है, यानी KW की वैल्यू ये है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस प्योर वाटर? तो पानी के अंदर जो है हाइड्रोजन की क्या वैल्यू है? इसमें आधी वैल्यू होती है। इसको अगर आप -7 ले लो हाइड्रोजन आयंस को, -7 ले लो उसको हाइड्रोक्सी आयंस को, तो जब उसका आप निकालोगे K, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे, तो उसका आंसर हमारे पास आएगा समथिंग लाइक दिस, 10⁻97 मोल पर DM³। सो इन दोनों को मिलाने के बाद ही ये वैल्यू बनती है। सो ए इज़ अ वेरी राइट आंसर। मैं इसका रेफरेंस दे देता हूँ आपको। तो स्टूडेंट्स, ये है वो रेफरल पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखें, हमारे पास H+, ये दोनों की वैल्यूज़, KW की वैल्यू ये हमारे पास 10⁻14 है। और अगर हम इनको अलग कंसिडर करें, यानी H+ OH के बराबर है, तो H+ का हमने है एज अ होल स्क्वायर ले लिया है, तो वी हैव दिस वैल्यू। और H+ को हमने अब डेफिनेटली मालूम H+ की करनी है, तो व्हाट डू वी डू, इसमें से हम दोनों तरफ ब्रैकेट ले लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट अंडर रूट ले लेंगे, अंडर रूट इसको कैंसिल करेगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। वी गॉट दिस वैल्यू 10⁻⁻7 मोल्स। टेम्परेचर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 25 डिग्री टेम्परेचर है, ये याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, 10⁻97 मोल पर DM³ इसका आंसर होगा। तो ये है हमारे पास आज की वीडियो जिसमें MCQs को हमने हल किया। नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स को प्रॉपर्ली हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। सारी बुक की वीडियोस बनी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स दिए गए हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो नीचे कुछ अकाउंट नंबर और इजी पैसा व्हाट्सएप गैस कैश नंबर दिए हैं, उन पे आप गरीब बच्चों के लिए हेल्प कर सकते हैं। कुछ भी आप हेल्प कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी, किसी को लिमिटेशंस में नहीं डाला जाता जब आप हेल्प कर रहे होते हैं। तो मैं GS अकेडमी चला रहा हूँ, वहाँ पर बहुत से बच्चे आते हैं और नीडी बच्चे भी आते हैं। तो आई होप कि अगर आपको मेरी वीडियोस का फ़ायदा हो रहा है तो आप कुछ डोनेट भी करेंगे। और यू नो दैट, लुक एट दैट कि इस वीडियो को आधा घंटा बनाने में लग गया, आपको आधा घंटा शो किया जा रहा है, तो इसको 1 घंटा लग जाता है बनाने में। तो इट्स अ काइंड ऑफ हार्ड वर्क जो मैं आप सब स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ। अगर आपको अल्लाह ताला ने नवाजा है दौलत के साथ, तो आप गरीबों को मत भूलिएगा और मेरे चैनल को मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक रास्ता बनेगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं, जो दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। यूरोप आगे जा रहा है, मैं सोच रहा हूँ मैं भी कोई हेल्प करूँ, और सिर्फ यूरोप आगे ना जाए बल्कि सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब मुल्क आगे जाएं और हम भी तरक्की की दौड़ में आगे बने। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा और हंसते मुस्कुराते रहिएगा। और डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको लाजमी एक दफ़ा देख के जाइएगा।